नमस्कार मित्रांनो, हिंदीवरती चर्चा करतोय. विषय हिंदी आपला आता पुढचा जो पेपर आहे हिंदीचा आहे आणि हिंदीचं व्याकरण जे आहे, त्या व्याकरणाच्या संपूर्ण घटकावरती आपल्याला चर्चा करायची आहे. डिटेलमध्ये आपण हिंदीचं जे व्याकरण आहे ते मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत. तर एक लक्षात घ्या, तुम्हाला जर व्याकरणाच्या आणि नोट्स हव्या असतील हिंदीच्या, तर आपल्या WhatsAppच्या ग्रुपवरती, WhatsAppच्या चॅनलवरती मी नोट्स ऑलरेडी पाठवलेले आहेत. नोट्सची लिंक, नोट्स आणि इम्पोर्टंट प्रश्नपत्रिकांची लिंक. जर तुम्ही WhatsAppला जॉइन नसेल केलं, फॉलो केलं नसेल, तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये WhatsAppची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करून WhatsAppला तुम्ही फॉलो करा आपल्याला. व्याकरणामध्ये सगळे महत्त्वाचे घटक, जितके घटक आहेत ते सगळे महत्त्वाचे घटक मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे ही व्हिडिओ संपूर्ण बघा. खूप इम्पोर्टंट आहे. बघा, सगळ्यात पहिला भाग आहे व्याकरणामध्ये शब्दभेद. त्याच्यामध्ये संज्ञा. शब्दभेदमध्ये संज्ञा ज्या आहेत त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. ज्याला आपण नाउन म्हणतो, मराठीमध्ये नाम म्हणतो, इंग्लिशमध्ये आपण नाउन म्हणतो. त्या झाल्या आपल्या संज्ञा, संज्ञा. आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार आहेत. म्हणजे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण व भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं और ये संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब क्या? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है। मतलब जिस नाम से, मतलब जिस संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी और स्थान या वस्तु और विशेष व्यक्ति मतलब उसका नाम होगा, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मुंबई, टैक्सी से हम मुंबई पहुंचे, तो ये मुंबई जो है ये एक शहर है और ये स्थान है और ये इसका विशेष नाम है। स्थान का जो विशेष नाम है, तो इसे मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहूंगा। जैसे मुंबई, पुणे, सचिन, रमेश, अजय, ऐसे कुछ नाउन हो गए, तो उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या किसी पूरी जाति का बोध करते हैं। जैसे कि सचिन ने एक जर्सी गाय खरीदी। अभी गाय जो है ना, तो ये गाय जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी के गाय का नाम जो है किसी के गाय का नाम सरिता होगा, सरिता, ओके सरिता, तो ये सरिता जो है उस गाय का ये व्यक्तिवाचक नाम हो गया। लेकिन अगर गाय कहूंगा मैं खाली, तो कौन सी भी गाय होगी, बहुत सारी गाय है, तो इसको मैं जातिवाचक संज्ञा कहूंगा। जैसे ही ये मुंबई जो है व्यक्तिवाचक है, तो अगर मैं उसको शहर कहूंगा, तो शहर जो है तो ये जातिवाचक होगा और मुंबई जो है व्यक्तिवाचक होगा। अभी इस पूरे वाक्य में सचिन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और गाय जो है ये, सॉरी, सचिन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके। अभी भाववाचक संज्ञा मतलब क्या? किसी भी भाव, गुण अथवा अवस्था या फिर दशा का बोध कराने वाले शब्द। जैसे कि प्रकाश ने बड़ी बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, तो देखो इसमें बेदर्दी जो है ना, ये बेदर्दी ये भाववाचक संज्ञा है। इस पूरे अगर आपने वाक्य में देखा, तो प्रकाश जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बेदर्दी जो है ये भाववाचक है और कुत्ता जो है ये जातिवाचक है। इसमें से बेदर्दी को ज्यादा ध्यान में रखो, बिकॉज ये भाववाचक है। दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, द्रव्य मतलब क्या बाबा? किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि दाल में घी डालो, घी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह का या समुदाय का बोध होता है, जैसे कि बकरियों का झुंड, झुंड होगा, टीम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा के 5 भेद है और संज्ञा के भेद पहचानने के लिए हमें कोई क्वेश्चन आता है, तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। ये 5 भेद। अभी इसमें दूसरी चीज है सर्वनाम। तो ये तो हो गए संज्ञा हो गई। संज्ञा के बाद सर्वनाम है। अभी सर्वनाम मतलब क्या? सर्वनाम के 6 भेद है। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है, जैसे कि समझो राम, राम पढ़ाई करता है और उसी के साथ राम पढ़ाई करता है। राम स्कूल जा रहा था, जाते समय उसे, तो उसे मतलब ये क्या हो गया? सर्वनाम। मतलब किसी भी शब्द, देखो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होगा, जैसे कि देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाला सर्वनाम। मतलब जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये जो है ये पुरुषवाचक संज्ञा है। क्या? मैं, हम, तुम, आप, ये जो है ये पुरुषवाचक संज्ञा है। निश्चयवाचक संज्ञा मतलब क्या? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे कि वह मेरा मित्र है। ओके, वह मेरा मित्र है। अभी वह जो है ना, एक व्यक्ति के निश्चित व्यक्ति के बारे में ये है। वह मतलब एक कोई इंसान होगा, तो वह मेरा मित्र है, उसमें से वह जो है, वह होगा, यह होगा, तो ये जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चित सर्वनाम मतलब क्या? किसी निश्चित व्यक्ति है,
यहाँ ऊपर देखा तो एक निश्चित व्यक्ति है और नीचे देखा तो यहाँ निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता। निश्चयवाचक मतलब निश्चित व्यक्ति का बोध होता है और अनिश्चित सर्वनाम मतलब क्या बाबा, वहां किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है लेकिन कौन है वो मुझे पता नहीं, कोई बुला रहा है, इसको मैं निश्चित अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहूंगा। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता के साथ अपनापन मतलब निजित्व बताने के लिए करता है। जैसे कि मैं खुद उसे मिलूंगा, मैं कब खुद उनसे मिलूंगा, तो खुद ये है, ये आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। जैसे कि जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पूरा उसको पूरा पुरस्कार मिलेगा। अभी जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिलेगा, तो इसमें से ना उसे जो है ना, ये संबंधवाचक जो है हम सर्वनाम कहेंगे। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो यह पत्र किसने लिखा, यह किसने जो है, ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा जिससे एक प्रश्न तैयार होता है। आगे देखेंगे विशेषण। विशेषण मतलब क्या, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे कि रहमान बड़ा मूर्ख है, उसमें गुणवाचक है। अभी मूर्ख जो है ना, ये गुण है, अच्छा या बुरा लेकिन गुण है, जो सर्वनाम संज्ञा के गुण दोष रूप रंग आदि का बोध करता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि देखो रहमान के बारे में बताया है कि रहमान बड़ा मूर्ख है, तो ये गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक, जैसे कि सर्वनाम की संख्या का बोध, देखो सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाला शब्द, जैसे कि 2 घंटे बाद राहुल घर चला गया। अभी दो जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है। जैसे कि आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं, कितनी जो है चीनी जो है वो कितनी डालूं, कितनी, ये क्या परिणाम है, तो ये परिणामवाचक सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, मतलब क्या, जो सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्यों वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि यह हमारी गाय का चारा खा गई, यह हमारी गाय का चारा खा गई, मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। अभी तो हमारी जो है, इसने विशेषण का कार्य किया है। गाय के बारे में ज्यादा विशेषताएं बताइए, गाय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, तो गाय हमारी है। हमारी ये एक्चुअली क्या है बाबा, ये सर्वनाम है और इसका उपयोग अभी जो है ये विशेषण के रूप में हुआ है, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कि अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़े तोड़े दिए जाए, तो तुम्हारे जो है ये तो एक सर्वनाम है, लेकिन रहमान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, रहमान किसका है तो तुम्हारा है, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। अभी उसके बाद क्रिया है। क्रिया मतलब क्या, जिस शब्द में किसी कार्य करने का बोध होता है, कार्य करने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो क्रिया में क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। देखो जैसे कि मानू दुखी स्वर में बोली, तो बोली मतलब ये बोलना एक क्रिया है, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित है। अभी ये बोली, कौन बोली, मानू बोली, तो इसे अकर्मक क्रियापद कहेंगे कि जो कर्ता पर सीमित है। वैसे मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया, पाया किसने पाया, मैंने पाया, तो इसलिए ये भी अकर्मक है, मतलब इसका प्रभाव जो है वो कर्ता तक सीमित है। दूसरा देखो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने के पार उत्तर मिलता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा। अभी मोबाइल खरीदा मतलब किसने खरीदा, ऐसा आएगा ना, तो ये जो है ये आपका सकर्मक क्रिया है। दूसरी जो क्रिया है, गाय को अब तक चारा नहीं दिया, दिया, अभी किसको चारा नहीं दिया, तो गाय को नहीं दिया, तो ये भी क्या हो गई बाबा, सकर्मक क्रिया हो गई। तो ऐसी दो क्रिया के भेद है। तीसरा है अव्यय। अव्यय में क्या क्या होता है, देखो अव्यय में अगर आपने देखा तो क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या, जिस जो अव्यय किसी क्रिया की विशेषता बताता है। देखो मैंने आंख धीरे धीरे खोली, खोलना है ये जो है, कैसी खोली, तो धीरे धीरे खोली, ये खोलना क्रिया है, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बताता है धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब क्या, दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय। जो अव्यय दो वाक्य को या फिर दो शब्दों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि रहमान ने गाय को मारा और उसने दूध नहीं दिया, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए क्योंकि का उपयोग किया है, तो क्योंकि जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसने रहमान ने गाय को मारा और उसने दूध नहीं दिया, ये दो वाक्य को जोड़ता है और वाक्य बनता है रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया।
उसी तरीके से लक्ष्मी बड़ी भयभीत हुई और लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। तो ये भयभीत थी और घबराई हुई थी, इन दोनों को और ने जोड़ा है, इसलिए और भी समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। संबंध बोधक बोधक मतलब क्या? जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का सर्वनाम संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है, जैसे से, के, की। मतलब क्या? करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चला पड़ा, की ओर चला पड़ा। चला पड़ा ये जो एक की ओर चला पड़ा। तो देखो जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर, तो गौशाला एक संज्ञा है उसके बाहर आया है और उसके बाद संज्ञा का और उस संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, तो उसे हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि उमा शंकर के साथ चली गई, उमा शंकर के साथ चली गई, तो ये भी हो गया संबंध बोधक अव्यय। दूसरा विस्मयावती बोधक। विस्मया बोधक बहुत सिंपल है, जैसे कि अबे धीरे धीरे चल, ऐसा अगर साइन आता है तो उसे विस्मया बोधक अव्यय कहेंगे। दूसरा है, देखो कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, इस अव्यय के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम को, तो वो प्रश्न देखो, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एकदम सिंपल प्रश्न आता है, जैसे कि बहुत का, प्रयाग बहुत थक गया था, देखो किया वाक्य में उपयोग। सामने, स्कूल के सामने एक बगीचा है, हो गया। किंतु, घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। और उन्होंने झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे, और का उपयोग किया। तो ऐसे आपको उपयोग करना है। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे वाक्यों का उपयोग किया है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे। व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। आगे है संधि। संधि के देखो बहुत सारे प्रकार है। संधि के 3 प्रकार है। एक तो स्वर संधि, पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखो, परम आत्मा, परम का अ और आत्मा का आ, ये दोनों भी स्वर है, तो इसलिए अ और आ, देखो ये स्वर है, इसलिए ये परमात्मा जो है ये स्वर संधि हो गया। वैसे महात्मा का अगर हमने ये किया तो महा का आ और आत्मा का भी आ है, तो ये जो पास पास दो स्वर आ चुके हैं, तो ये महात्मा जो है ये भी स्वर संधि हो गया। वैसे महा का आ और उत्सव का उ, महोत्सव, ये भी स्वर संधि हो गया। ठीक है। व्यंजन संधि मतलब क्या? व्यंजन और स्वर आने चाहिए, जैसे कि दिक, अंबर। देखो दिक, अंबर मतलब दिगंबर। दिक का क ये व्यंजन है और अंबर का ये स्वर है, तो ये दिगंबर जो है ये व्यंजन संधि हो गई। वैसे सत जन, सत का और जन का ज, सज्जन, ये भी क्या हो गई आपकी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि मतलब इन पर आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आया, देखो तपोबल मतलब तपोबल का हम लिखेंगे तपोबल, तो ये हो गया विसर्ग संधि। वैसे ही कि निज आशा मतलब निराशा, ये भी हो गई विसर्ग संधि। तो देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन देखो, उज्जवल, उज्जवल का क्या होगा? उत प्लस ज्वल, तो ये हो गई व्यंजन संधि। उसी तरह से प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, तो ये उ आ गया और ये प्रश्न का अ आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपकी स्वर संधि हो गई। ठीक है। आगे देखो, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर भी है, ये देख के लो जरा और इनकी थोड़ी पढ़ाई करो। आगे देखो, सहायक क्रिया आपको आती है, मतलब सहायक क्रिया आपको ढूंढ कर लिखना है, और सहायक क्रिया हमेशा आखिर में आती है। जैसे कि यहाँ देखो क्या है कि दो वाक्य दिए जाएंगे आपको। यहाँ अगर आपने क्वेश्चन देखा, तो ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, हाँ अभी दिखेगा आपको। तो यहाँ अगर आपने देखा, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करते हैं, मुख्य क्रियाओं की सहायता करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना, रहना के मतलब रहना। ठीक है, ये जरा वाक्य को थोड़ा सा बाद में देखो, लेकिन ये वाक्य देखो, बच्चे रेत में खेलने लगे, खेलना ये मुख्य क्रिया है और लगे मतलब लगना ये सहायक क्रिया है। तो लगे ये सहायक क्रिया है और उसके साथ मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना, और ये पड़ेगा, रहना पड़ेगा जो है मतलब पढ़ना, ये हमारी कौन सी क्रिया है? ये सहायक क्रिया है। तो हमें क्या क्वेश्चन आता है कि देखो, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना। लगे का मूल रूप लगना है, पड़ेगा का मूल रूप पढ़ना है। तो यहाँ देखो, बालक भूमि पर लेट गया, तो गया मतलब जाना। हम अपने अपने सूट में चले गए, गए मतलब जाना। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे, लगे मतलब लगना।
तो ऐसे हमें लिखना है। तो आपको ये स्क्रीन पे दिखेंगे, तो इसको जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं। आगे का देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, ये बहुत सिंपल है। आपको ऐसे दिया जाता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने, किसी अन्य को कार्य करने के लिए, देखो, जब कर्ता स्वयं स्वयं कार्य न करके, मतलब कर्ता कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी देखो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मूल धातु आपको दिया रहता है और उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि मिलना, मिलाना, मिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ दिया है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। जैसे दौड़ना का क्या आएगा, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बोलना का क्या, बोलना, बुलाना, बुलवाना। रोना का क्या, देखो, रोना, रुलाना, रुलवाना। देखो, दौड़ना का है, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये सब लिखना पड़ता है। आगे देखो, आगे भी है, सुनना, सुनाना, सुनवाना। बनाना का क्या, बनना, बनना, बनाना, बनवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। दिखना, दिखाना, दिखवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये जो देखो, अभी मुहावरे देखो दोस्तों, ये मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुहावरे आपको एग्जाम को आते हैं, तो ये जरा मुहावरे देखकर रखो। दृष्टि फेरना मतलब नजर डालना, चंपत होना मतलब गायब होना, कसना, कमर कसना मतलब तैयार होना। ये जरा स्क्रीनशॉट इसके लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ भी ये मुहावरे है, इनका आपको देखो ये मुहावरे वाक्यों में भी उपयोग किया है, जरा ठीक से देखो सभी। कारक, कारक जो है देखो, कारक मतलब क्या है कि कारक, इसमें दो वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक का कारक पहचान कर उसका भेद आपको लिखना होगा। देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए तो उसे कारक कहते हैं। जैसे कि कर्ता, कारक के नाम कर्ता कारक किसको कहेंगे, जहां विभक्ति ने होती है। जैसे कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला मतलब क्या बाबा, कर्ता। अभी देखो, क्रिया को करने वाला करता रहता है। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो ने जो है, ये ने, ये क्या हो गया बाबा, आपका कर्ता कारक। ने कर्ता कारक हो गया। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्ता है, तो ने किसके लिए यूज किया है हमने, सुरेश के लिए, कर्ता के लिए, तो ये कर्ता कारक। अभी कर्म कारक देखो, पिता ने पुत्र को बुलाया, पिता ने बुलाया, किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है। अभी पुत्र को बुलाया, क्रिया किसके ऊपर होने वाली है, पुत्र को, पुत्र ये क्रिया है, सॉरी, पुत्र को बुलाया, किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्म, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव, तो कर्म क्रिया का प्रभाव होता है। किसको बुलाया, पुत्र को बुलाया, तो ये जो को है, ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका कर्म कारक। दूसरा है करण कारक, मतलब क्या, से जो है, ये करण कारक होता है। जैसे कि क्रिया के साथ साधन के अर्थ में, क्रिया के साधन के अर्थ में, देखो, हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते, तो यहाँ देखो, क्रिया के साधन से देखते, तो ये जो से के बाद यहाँ देखते ये आया है, से देखते, तो से जो है ये हमारा क्या हो गया, ये जो है ये करण कारक है। संप्रदान मतलब क्या, को के लिए, ये जो है इस तरह के हो गए, वो क्या हो गया हमें, संप्रदान मतलब क्या, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे कि मोहन के लिए मिठाई लाया गया, अभी किसके लिए मिठाई लाई गई है बाबा, मोहन के लिए, तो के जो है ये आपका क्या होगा, ये जो के जो है, ये क्रिया जो है मोहन के लिए की गई है, तो ये जो के है, यहाँ ये संप्रदान हो गया। अपादान मतलब से, किसी वस्तु से अलग होने का भाव। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, से किससे गिरा है, पेड़ से फल गिरा, तो से जो है इस जगह पे क्या आएगा, ये अपादन क्रिया। संबंध मतलब क्या, का, के, को, रा, रे, री आ सकता है अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध। जैसे कि यह महेश का घर है, किसका घर है, तो महेश का घर है। उसके बाद अधिकरण मतलब में पर हो सकता है इसमें, जैसे कि क्रिया के आधार के अर्थ में। जैसे कि सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, इसमें में जो है ये आपका हो गया अधिकरण कारक। संबोधन मतलब क्या, हे, अजी, अरे, अहो, किसी को पुकारने का मतलब, अरे लड़के इधर आ, तो अरे लड़के किसी को तो पुकारा है, तो ये संबोधन हो गया। तो ये जरा थोड़ा देखो, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखो।
जैसे कि नारी महान है, तो ये जो नारी जो है, ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, नारी कर्ता कारक। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, तो ये प्रेरणा का जो है, ये संबंध कारक हो गया। तो ये देखो इसके आंसर और क्वेश्चन दोनों आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो थोड़ा-सा लिख के लीजिए, क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम को आए हुए क्वेश्चन ये आपको दिखेंगे यहाँ। उसके बाद विराम चिन्ह, ये भी आता है, ज़रा ये क्वेश्चन देखो। विराम चिन्ह जो है, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आता है, तो वे सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखे हैं। तो यहाँ इसको ज़रा देखो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखिए आप आपके पास, इसका आपको उपयोग होगा। इसके बाद काल परिवर्तन के ऊपर हमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ओके? काल परिवर्तन देखो, सामान्य वर्तमान काल मतलब राम फल खाता है, समीर स्कूल जाता है, अगर आखिर में ता है, तो वो सामान्य वर्तमान काल। खाया, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने पेड़ तोड़ा, उसने मिठाई लाई, तो ऐसे जो हो गए वो सामान्य भूतकाल होते हैं। सामान्य भविष्यकाल मतलब समीर खाएगा, आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो ये हो गया आपका सामान्य भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब राम फल खा रहा है, सचिन स्कूल जा रहा है, अगर आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा अगर कुछ आता है तो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल मतलब क्या? सेम है, अपूर्ण वर्तमान काल जैसा ही है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? राम फल खा रहा था आएगा, सचिन फल खा रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, ऐसा होगा, तो ये आपका होगा अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या? राम ने फल खाया है, सचिन ने पढ़ाई की है, राधा स्कूल गई है, ऐसे अगर हो गए तो वो पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण भूतकाल क्या है? ये सेम है, राम ने फल खाया है के जगह पे खाया था आएगा, सचिन स्कूल गया था, उसने चाय पी थी, ऐसे अगर वाक्य हो गए तो वो आपके हो गए पूर्ण भूतकाल। तो देखो काल के ऊपर यहाँ क्वेश्चन है, जैसे कि विदा का क्षण आ गया, सामान्य भविष्यकाल, तो विदा का क्षण आएगा करो। तो देखो ये क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ आपके पास है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो काल के ऊपर का। अगला एक क्वेश्चन आपको आता है जो है वाक्य के भेद। तो देखो वाक्य के भेद जो है वो प्रश्नार्थी वाक्य, देखो प्रश्न अलग-अलग वाक्य है, अर्थ के आधार पर है और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानार्थी वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थ या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि लिखने के पहले हमने पढ़ना शुरू किया था, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर चली गई, यहाँ सर्दी अच्छी है। एक विधान किया है, इसलिए विधानार्थ वाक्य होगा. निषेधार्थ मतलब मराठीमध्ये त्याला आपण नकारार्थी म्हणतो, ज्याच्यामध्ये नाही असेल शब्द, त्याला आपण म्हणतो निषेधार्थ. जैसे की पहले उस हमें हमें उधर की चिंता नहीं थी, नहीं आया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये निषेधार्थी वाक्य हो गया. अगला है प्रश्नार्थी वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न आता है, उसे हम प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं. आज्ञार्थी वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा की जाती है, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आज्ञा दिली असेल एखाद्या वाक्यामध्ये, तर त्याला आपण आज्ञार्थी वाक्य म्हणतो. जसं की दीन दरिद्र को रहने के लिए घर का इंतजाम करो. मुझे हर सप्ताह एक मित्र मिलना चाहिए ही चाहिए. अब राज प्रथा मिटा दो. तो ये आज्ञा है, इसलिए आज्ञार्थी वाक्य है. इच्छा दर्शक वाक्य मतलब क्या? जिस वाक्य में किसी इच्छा होगी, कामना होगा, आशीर्वाद होगा, इसका बोध होगा, तो देखो ऐसा काम करो कि देखने वाला देखते ही रह जाए. ये एक इच्छा है, एक कामना है. मानो दीदी आप सदा सुखी रहो, ये क्या है? आशीर्वाद है. ओके. प्रभु आपकी कामना पूरी करे, ये भी कामना है, आशीर्वाद है, तो ये भी क्या होगा? इच्छा दर्शक वाक्य. संदेह दर्शक, जहां देखो संदेह होता है, जैसे कि शायद, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए, तो शायद है, शायद आ गया. मानो ससुराल के वाले चीख प्रतीक्षा कर रहे होगे, ऐसा अगर कोई वाक्य होगा तो ये संदेह दर्शक वाक्य हो गया. अगला है संकेतार्थक वाक्य. संकेतार्थक मतलब क्या? जिस वाक्य में संकेत होगा, जैसे कि अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, तो ये संकेत हो गया. चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला नहीं तंग करेगा, तो ये भी एक संकेत है. ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इस तरह के वाक्य संकेतार्थक है. विस्मयार्थक वाक्य मतलब बहुत अच्छा है. अच्छा, फूल अपनी गंध नहीं बचेगा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा. तो ये अच्छा, देखो ये ऐसा अगर कोई आता है विस्मयार्थक चिन्ह, तो इसे हम कहेंगे विस्मयार्थक वाक्य. आहा! हमने बहाना सोच लिया और वाह! कैसी सुगंध है, ये विस्मयार्थक वाक्य है. रचना के आधार पर देखो सरल वाक्य आता है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो. जैसे कि रात के समय लोग अपने-अपने घरों में सो जाते हैं. उसका लिखा हुआ चेहरा मुझे मुरझा गया, उसका खिला हुआ चेहरा मुझे मुरझा गया. सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा. ऐसे जो वाक्य है,
इसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य बहुत सिंपल है, जिस वाक्यों में और, परंतु, तथा, या फिर आदि, इनको इनसे जुड़ा जाता है, ये ऐसे वर्ड आते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय या बोधकों को जुड़े रहते हैं। जैसे कि हेमंत ऋतु बीत गई, तथा शिशिर ऋतु आ गई। तो ये तथा जो है ये आपका आया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और आया, तो ये संयुक्त वाक्य है। और यहाँ देखो, परंतु आया, ये भी संयुक्त वाक्य हो चुका है। तीसरा है मिश्र वाक्य। जैसे कि देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान और एक शेष उपवाक्य होता है, जैसे कि उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। कि जैसे मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है। तो जो है ये आ गया, मतलब वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। वैसे ही संतरी को जैसे कहा गया था उसने वैसा ही किया। इस तरह के वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो यहाँ देखो, ये वाक्य आपको पहचानने, ये सरल वाक्य है। आ गए, किंतु आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। कुलीतो सोई को बिस्तर में पाया, ये मिश्र वाक्य है। यहाँ और आया, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जरा ठीक से देख के लो। तो देख कर ये जरा थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, आपके पास ये रहेंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिलेंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ दी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उसको फॉलो करो और व्हाट्सएप ग्रुप से ये नोट्स जो है उनको डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।